सिमिट्री देख पा रहे हो ना, इस सर्किट के अंदर एक सिमिट्री है ऑलरेडी। तो सिमिट्री को आइडेंटिफाई करके आपको पता चलेगा कि देखो पोटेंशियल एट, है ना, वोल्टेज एट पॉइंट सी एंड वोल्टेज एट पॉइंट ई, पॉइंट ई और पॉइंट सी पर जो वोल्टेज है वो बराबर रहने वाले हैं, वो वोल्टेज बराबर रहने वाले हैं। देखो 10 वोल्ट की बैटरी है, उसमें दो सर्किट हैं, उनको नोटिस करेंगे। जैसे 10 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 2 ओम का रजिस्टर जुड़ा हुआ है, फिर आगे चले, फिर एक 2 ओम का और दूसरा रजिस्टर जुड़ा है, और फिर नेगेटिव टर्मिनल आ गया बैटरी का। ठीक है, ठीक उसी तरीके से दूसरा सर्किट है, वो जो भी बैटरी के नेगेटिव से और बैटरी के पॉजिटिव में जुड़ा हुआ है। एक तो ये 2 ओम ये वाला रजिस्टर आया इस सर्किट में, और एक नीचे वाला रजिस्टर आया, और फिर आके फिर से पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया। अब आपको पता चलेगा कि दोनों सर्किट सेम ही है, एक ही बैटरी पर दो सर्किट जुड़े हुए हैं, दोनों सेम ही है। तो सेम है तो क्या पता चलेगा, इनके सिमेट्रिक पॉइंट्स पर पोटेंशियल बराबर रहने वाला है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ई दोनों क्या रहेंगे, बराबर। तो अगर वोल्टेज सी और ई के ऊपर बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ऊपर वाला 2 ओम रजिस्टर है जो ए और बी के बीच में जुड़ा है, उसके थ्रू करंट फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट डी ई पर ही तो जुड़ा हुआ है वो वायर के थ्रू। तो वहां पर क्या बोलेंगे कि इस ऊपर वाले सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो नहीं फ्लो करेगा करंट तो उसको हम डेड सर्किट बोल देंगे। और डेड सर्किट बोल दोगे तो ये 2 ओम का जो ऊपर वाला रजिस्टर है उसको आप मिटा सकते हो कि इसमें से जब कोई कंपोनेंट ये काम ही नहीं कर रहा है आपका, इसमें से कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो उसको हम हटा देंगे। तो उस 2 ओम के रजिस्टर को जैसे ही हटाओगे तो आपका सर्किट थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा बच्चे। और क्या बचेगा फिर देखो एक बैटरी है 10 वोल्ट की, और उसके साथ लेफ्ट साइड के सर्किट में तो ऐसे एक 2 ओम का रजिस्टर है, एक इधर 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, एक तो ये सर्किट हो गया। दूसरा एक राइट साइड में ठीक वैसा ही सर्किट, 2 ओम रजिस्टर, ये 2 ओम रजिस्टर। ठीक, और एक तीसरा भी जुड़ा हुआ है ऐसे इसी के साथ, ये भी 2 ओम का रजिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है। 3 सर्किट है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे निकालना है डी और ई के बीच में, डी पॉइंट ये है और ई पॉइंट ये है, इसके अंदर करंट क्या है। बैटरी की वोल्टेज है आपकी 10 वोल्ट। अब देखो इस बैटरी पे 3 सर्किट जुड़े हैं, है ना, 3 अलग अलग लूप बन रहे हैं। तो मैं क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के, या फिर ऐसे सिंपली वोल्टेज लॉ भी ना बोल के ये बोल दो कि यार तीनों अलग अलग सर्किट है, तो इंडिविजुअल एक सर्किट को सॉल्व कर लेता हूँ, तो या एक लूप में सॉल्व कर लेता हूँ। तो एक लूप कौन सा है, ये वाला जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है। तो वो लूप कौन सा लूंगा, बैटरी, ये 2 ओम का रजिस्टर, ये 2 ओम का रजिस्टर, और क्लोज हो गया लूप। तो क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलेगा कि 10 वोल्ट्स इज इक्वल टू voltage provided by the battery is equal to voltage drop in all the resistor inside that loop। तो 2 ओम और 2 ओम के दो रजिस्टर्स हैं, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 ओम में, 2 इंटू आई। लेट आई बी द करंट, है ना, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो अगर करंट आई फ्लो करेगा तो एक लूप में, तो गिवन लूप में तो आई ही फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से 2 इंटू आई प्लस 2 इंटू आई, ये आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो, आई विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4i इज इक्वल टू 10 वोल्ट था, तो i इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका क्या आएगा 2.5 एम्पियर्स। ठीक है, 2.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा डी से ई के बीच में। तो ये हमने सॉल्व कैसे किया, वी आइडेंटिफाइड द डेड सर्किट, है ना, जो डेड पार्ट था सर्किट का, जो ए से बी था, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया कि यार इसमें से कोई भी करंट मेरा फ्लो नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो मैं उसको मिटा दूंगा, दैट इज द डेड पार्ट ऑफ द सर्किट। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2.5 एम्पियर। ठीक है, कमलप्रीत सही आंसर था बच्चे आपका। बाकी बच्चों को समझ आया ये, मयंक, अनमोल, कनिका? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग लगा के करने का क्वेश्चन था आपको। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये आसान है, इसको आप है ना बाय डेफिनेशन या बाय इसके जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी से सॉल्व कर पाओगे। टू सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ ई हैव डिफरेंट, two cells of same EMF have different internal resistances R1 and R2. They are connected in series with an external resistor capital R, and the potential difference across the first cell is found to be 0. Therefore, the external resistance capital R must be, बाहर वाला external resistance capital R वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, you have to find out that. तो पहले आप जिन, एक हिंट दे देता हूँ जिन लोगों ने नहीं किया,
काफी बच्चों ने तो आंसर इसका दे दिया है, बाकी जिन्होंने नहीं किया उनको हिंट दे देता हूँ। क्या है बच्चे कि कैपिटल आर रजिस्टर को सीरीज में जोड़ना है, दो सेल है आपके पास R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस वाले, तो आपका एक सर्किट डायग्राम बनेगा, पहले उसको ड्रॉ करो, ठीक है। और फिर पोटेंशियल एंड ईएमएफ के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या कि पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी या वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस IR। यहाँ पे I इज द करंट थ्रू द शेल है एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो जो IR है ना, I इंटू आर, ये क्या हो जाएगा बच्ची, वो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द बैटरी, बैटरी खुद के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप कराती है व्हेन करंट I फ्लोज थ्रू दैट बैटरी, है ना। तो V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, एक फॉर्मूला ये यूज होगा, ट्राई करो एक बार इसको, है ना। जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ, ये जिनका नहीं हुआ था वो एक बार ट्राई करो, ठीक है। मनीष ने आंसर दे दिया है, सही है आपका आंसर, अनमोल प्रीत ने भी, कमल प्रीत ने भी, है ना। तो बच गया किसका, मयंक बच गया और कनिका बच गए, तो आप भी करो, त्रिलोक भी बच गए, है ना। आप एक बार ट्राई करो इसको, मैं भी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, दो सेल हैं आपके, है ना, और वो सेल सीरीज में है ना। सीरीज कैसा होगा कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, है ना, ऐसे सीरीज होगा। अब इन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे दिया, एक का R1 है, दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। अब आपको इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, मान लो, तो करंट फ्लो करेगा, तो इन द करंट फ्लोज ये तीनों के तीनों रजिस्टर आपको लगता है कि सीरीज में एक्ट करेंगे, है ना। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, है ना। एंड द वोल्टेज प्रोवाइडेड वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ईएमएफ पता है, इस सेल का ईएमएफ ई है, दूसरे का भी ईएमएफ ई है, तो मैं करंट इन द सर्किट निकाल सकता हूँ। करंट इन द सर्किट अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ क्या है, दो सेल जुड़े हुए सीरीज में, तो दोनों का ईएमएफ क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, ई प्लस ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों सीरीज में, आर प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, ये आपका करंट आ गया, ठीक है बच्चे। अगली बात क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज फाउंड टू बी जीरो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल क्या होता है, V1। V1 क्या होगा बच्चे, EMF through cell 1 minus I R1। R1 is the internal resistance of cell number 1। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज रखने लगूं इस इक्वेशन में, तो V1 is given as 0, तो इसको 0 रख दिया। EMF of फर्स्ट सेल इज कैपिटल ई, दोनों का EMF कैपिटल ई है, तो इसका भी E होगा, तो रख दिया। I की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करी है, करंट इन द सर्किट, ये सब्सटीट्यूट कर देता हूँ नीचे वैल्यू I, तो ये क्या आएगी बच्चे, E प्लस ई, ये 2E हो गया, डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, ठीक है, इनटू R1। तो ये आपका इक्वेशन आ गई, जिससे आपको रिलेशन बिटवीन कैपिटल R और स्मॉल r मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मुझे मिलेगा यार कि E इज इक्वल टू 2E R1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2। आगे सॉल्व करेंगे, E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा अगला स्टेप मेरा, कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 इज इक्वल टू 2 स्मॉल R1, ठीक है। अब इन R1 R2 को राइट साइड ले जाता हूँ, तो सिमिलरली मेरा आंसर हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू 2R1 माइनस स्मॉल R1, आपका R1 आ गया, एंड माइनस R2। तो ये आपको सॉल्व करके जो मिलेगा, रिलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज कैपिटल R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो जो क्वेश्चन में लिखा था हम वो करते गए, हमने करंट इन द सर्किट निकाला, और फिर वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट सेल यानी V इज इक्वल टू EMF थ्रू फर्स्ट सेल माइनस IR R1, ठीक है। IR1 क्या है, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप, या फिर सेल में जो वोल्टेज का लॉसेज होंगे, EMF लॉस हो जाएगा, वो है। तो हमने उसमें I की वैल्यू रखी, R1 किया, फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया R इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है बेटा। मयंक समझ आया बच्चे, कनिका मयंक, हाँ कनिका ने, मयंक आपको आया, त्रिलोक, मयंक तो बोल ही नहीं रहा है, मयंक नाराज हो गया कि सर लेट क्लास शुरू कर दी है। हाँ? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं।
ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिनका आंसर आ गया था वो आंसर करेंगे, और बाकी 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 लोग देखते हैं। हाँ, कमलप्रीत, अनमोलप्रीत, मनीष, इसका आंसर क्या है बेटा? 3 ohms आया ना, तो सिंपल क्वेश्चन था ये तो बहुत। Two resistors are joined in parallel whose resultant is 6 by 5 ohm. One of the resistance gets broken and the effective resistance becomes 2 ohm. Then the resistance of the wire that got broken is, तो जो वायर टूट जा रही है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो दो रजिस्टर्स थे विच आर ज्वाइंड इन पैरेलल, मान लो एक ऐसा रजिस्टर था, दूसरा उसके साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बोलते हैं, तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है? 6/5। जब दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये वही इक्वेशन है जो हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट सॉल्व करोगे तो एलसीएम करके उल्टा कर दिया है, कुछ नहीं, वही है इक्वेशन ये। अब यहाँ पर वन ऑफ द रेजिस्टेंस गेट्स ब्रोकन, अगर इनमें से एक रेजिस्टेंस टूट जाए, मान लो मैं बोल देता हूँ R1 जो था वो टूट गया, उसमें से अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कौन सा रजिस्टर बचेगा बच्चे? खाली रजिस्टर R2 बच जाएगा, क्योंकि R1 था वो टूट गया, उसका तार टूट गया, तो क्या बचेगा? R2। तो उसका जब जब एक टूट गया, R1 टूट गया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या क्या बच गया? 2 ohms। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि R2 की वैल्यू 2 ohms है। फिर खाली जो टूट गया था उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे? 6/5 इज इक्वल टू R1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 2, राइट। अब द ओनली अननोन इज R1, इसको सॉल्व करोगे तो R1 जो है वो 3 ohms आ जाएगा आपका, R1 की जो वैल्यू है वो 3 ohms आ जाएगी। सॉल्व करके देख लो आप, है ना। R1 3 रखोगे तो ऊपर 6, 3 2 जा 6 एंड नीचे 3 + 2 5, है ना। तो ऐसे भी आएगा, वैसे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब भी 3 आ जाएगा। तो R1 हमारा क्या आएगा? 3 ohms। तो द रेजिस्टेंस विच इज ब्रोकन इज 3 ohms। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो, इसको दिमाग लगा के करो। क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें डाउट पूछना है अब, है ना, पूछना कि ऐसा क्यों हो गया। जिन बच्चों का सही आंसर भी आ गया, अगर उनको समझ नहीं आया ना कि क्या हो क्या रहा है, बल्ब ब्राइटेस्ट क्यों ग्लो कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप लोग पूछेंगे फिर उस चीज को, ठीक है। क्या आंसर आया था बेटा आपका इसका? व्हाट इज द, देखो इसमें आंसर सबका सही नहीं है, तो इसमें खाली मनीष ने आंसर किया 1.5 वोल्ट, कमलप्रीत ऑप्शन डी बता रहे हैं। चलो इसे सॉल्व करो बेटा, पढ़ के एक बार ना थोड़ा दिमाग लगाओ। थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते पहले। A torch bulb is rated at 4.5 watt, 1.5 volts is connected as shown. The EMF of the cell needed to be to make the bulb glow at full intensity. तो बल्ब अपनी फुल इंटेंसिटी पे कब ग्लो करेगा? तब उसके थ्रू मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो रहा होगा ना। द बल्ब विल बी कंज्यूमिंग द रेटेड पावर। तो 4.5 वाट का बल्ब है, ये 4.5 वाट कंज्यूम कर रहा होगा, तभी ये मैक्सिमम ब्राइट होगा, है ना। उससे ज्यादा पावर दोगे तो डैमेज हो जाएगा, उससे कम दोगे तो ब्राइटनेस कम रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यार, हाउ कैन आई फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ द, हाउ कैन आई फाइंड आउट द, क्या क्या बताना है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी ना, ईएमएफ ऑफ द बैटरी मुझे फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? देखो ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज प्लस आई आर, ठीक है। वोल्टेज मुझे पता है, बैटरी कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट में? 1.5 वोल्ट, क्योंकि
बैटरी कितने बल्ब कितने वोल्ट का है? 1.5 वोल्ट का। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे तभी ग्लो करेगा तो बैटरी पूरा पोटेंशियल सप्लाई करेगी। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे दे दिया 2.67। तो मुझे अब जो है वो फाइंड आउट करने के लिए इसका ईएमएफ खाली चाहिए, करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम द थ्रू द बैटरी, वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये करंट देखो दो जगह पे स्प्लिट हो रहा है बेटा। एक तो कुछ करंट जा रहा है आई 1 ओम रजिस्टर के थ्रू, और कुछ करंट जा रहा है इस बल्ब के थ्रू। तो मुझे यही दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बल्ब एंड 1 ओम रजिस्टर आर इन पैरेलल, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम रहेगा। तो अगर मैं बात करूं कि बल्ब के थ्रू कितना पोटेंशियल है, तो 1.5 वोल्ट। तो 1 ओम के थ्रू कितना रेजिस्टेंस रहेगा, 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल रहेगा, दैट विल आल्सो बी 1.5 वोल्ट्स। तो अब मैं करंट निकाल लेता हूं। तो करंट थ्रू बल्ब, बल्ब के थ्रू करंट जो है वो कितना आएगा, पावर डिवाइडेड बाय पावर। वोल्ट। पावर इज इक्वल, वोल्टेज। पी इज इक्वल टू आई वी होता है, वी आई। तो पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। वोल्ट। तो कितना एम्पियर करंट आ गया, 3 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली थ्रू रजिस्टर, 1 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट कितना आएगा, बोलो। 1.5 एम्पियर। है ना। तो ये क्या आएगा, करंट इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो वोल्टेज इसके थ्रू 1.5 और रजिस्टर 1, तो ये 1.5 एम्पियर। तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी कितना हो गया बेटा, I1 प्लस I2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 एम्पियर। 1.5 प्लस 3, 4.5 एम्पियर। अब इस चीज को मैं इस इक्वेशन में लिख देता हूँ, ईएमएफ ऑफ द बैटरी के। ईएमएफ ऑफ द बैटरी विल बी वोल्टेज इज 1.5 प्लस करंट कितना है 4.5 इनटू रेजिस्टेंस 2.67। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही वैल्यू आने वाली है जो कि 4.5 से बड़ी होगी। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। कैलकुलेट भी नहीं करना है, ऑप्शन देख के आपको सीधा 13.5 की याद आ जाएगी कि द ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज 13.5 वोल्ट्स, है ना। तो अब देखो ऐसा क्यों हुआ बच्चे, 13.5 वोल्ट ईएमएफ था और पोटेंशियल कितना मिला, 1.5 वोल्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना हाई है, 2.67 ओम्स का, है ना। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस था वो बहुत कम था और बैटरी का ज्यादा है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि इसीलिए बैटरी के अंदर इंटरनल लॉसेज बहुत सारे हो गए। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 13.5 वोल्ट और उसके आउटपुट टर्मिनल्स पर वोल्टेज मिला वो कितना, 1.5। तो मुझे तो ईएमएफ निकालना था, तो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, 13.5 वोल्ट मेरा आंसर आ गया। तो अब आपको समझ आया मनीष, मनीष मनीष बेटा समझ आया आपको ऑप्शन डी क्यों आ रहा है, आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो जी। इस क्वेश्चन को दिमाग लगा के करो, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उससे ज्यादा भी चाहिएगा तो भी ले लो टाइम। इस क्वेश्चन को दिमाग लगा के करो, ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। चलिए
हाँ बेटा, आया आंसर आपका? मनीष ने और त्रिलोक ने कर लिया सॉल्व। बताओगे बेटा कैसे सॉल्व किया है? मनीष, त्रिलोक, हाँ जी। कमलप्रीत का भी हो गया। कौन बताएगा ये इसका आंसर कैसे निकाला आपने? बताओ, कौन बच्चा इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर जितना ज्यादा पैरेलल में होगा करंट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पैरेलल में होंगे उतना करंट ज्यादा होगा। अच्छा, बट उसका एक एक दिक्कत भी होगी ना, फिर तो आप 24 के 24 सेल्स को पैरेलल में जोड़ दो। हम्म। अगर मैं ऑप्शन डी ये दे देता कि वन रो। अच्छा, आपने क्या आंसर किया? अनमोल ने किया ही नहीं अभी सॉल्व ना। अनमोल को अभी पता नहीं चल रहा है क्या करना है। कमलप्रीत, आप बताओगे बच्चे? कमलप्रीत। सपोज करके करेंगे भी, एम रोज पैरेलल में है। हाँ, अच्छा, आपने फॉर्मूला से किया है, जो फॉर्मूला होता है उसी से, राइट? ऐसा ही है। यस सर। हाँ, तो जैसे अभी अनमोल प्रीत को लग रहा है कि जितने ज्यादा पैरेलल में होंगे उतना ज्यादा करंट ज्यादा होगा, है ना? तो पैरेलल में होने से बच्चे देखो, करंट एक्सटर्नल रजिस्टर आपका दिया हुआ है 12 ओम का, 12 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब आपके पास ना 24 सेल्स हैं, तो आप इसको जिस जैसे मर्जी कनेक्ट कर लो। ये आपको चॉइस दे दी गई कि भाई इतने सारे सेल हैं, तो उसका आपको जो है कनेक्शन करना है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे इन सेल्स को कनेक्ट कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई दो दो, सॉरी सेल्स है ना ये तो, आप इनको ऐसे कर सकते हो कि आपने दो दो सेल ऐसे जोड़ दिए सीरीज में, और फिर आपने ऐसे की बहुत सारी रोज बना दी। लेकिन बात क्या है कि इसमें दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक तो सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सर्किट में ऐड हो रहा है, और सेल का वोल्टेज भी जो है गिवन होगा। अब एक सेल है आपका 1.5 वोल्ट का, अगर आप ऐसे कर करके दो दो सेल को सीरीज में जोड़ के बाकी सबको कॉम्बिनेशन पैरेलल में करते हो, तो वोल्टेज अवेलेबल क्या होगा एक्सटर्नल रजिस्टर को? 3 वोल्ट्स का, है ना? 3 वोल्ट्स अवेलेबल होगा। और सॉरी, ईएमएफ है ये, ईएमएफ है, राइट? ईएमएफ 3 वोल्ट्स नहीं मिलेगा, ईएमएफ है ये, तो आपको दिस इज ईएमएफ, तो 3 वोल्ट्स भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में है, जितने सारे सेल आप सीरीज में जोड़ोगे उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे वो सर्किट में। जितना इनको पैरेलल में करते जाओगे उतना ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अब हमारे पास चॉइस है कि हम क्या करें। आप जैसे अनमोल प्रीत ने बोला कि अगर मैं सबको पैरेलल में जोड़ लूंगा, तो सही बात है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा सर्किट में, उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। बट उसी के साथ साथ फिर आपको बाहर वाले यहाँ पे ये भी देखना है कि यार ये वोल्टेज मैक्सिमम रहे, वोल्टेज अवेलेबल टू द एक्सटर्नल रजिस्टर, क्योंकि उसके अक्रॉस अगर वोल्टेज मैक्सिमम अवेलेबल रहेगा तभी हमारा करंट उसके थ्रू मैक्सिमम रहेगा, राइट? अब दूसरा तरीका था कि मैं सबके सबको सीरीज में जोड़ दूं। सबको सबको सीरीज में जोड़ने की वजह से क्या होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है 2 ओम्स, तो सर्किट कितना कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा? 2 ओम्स 24 टाइम सीरीज में जुड़ेगा तो 48 ओम्स इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। और ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, तो 24 सेल्स को सीरीज में जोड़ोगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? ईएमएफ कितना? 24 इंटू 1.5, तो उससे आपका 36 वोल्ट का पोटेंशियल रहेगा, 48 का इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाहर का रेजिस्टेंस तो ये 12 ओम था ही। तो फिर क्या होगा? फिर हमें देखना पड़ेगा कि यार कितनी वोल्टेज ये सेल में इंट्रोड्यूस कर रहा है, राइट? कितनी वोल्टेज ये सेल जो है सर्किट में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो 36 वोल्ट का था, इंटरनल रेजिस्टेंस 48 और 12 ओम का एक्सटर्नल, तो सबको जोड़ोगे तो 68 ओम्स का तो आपको रेजिस्टेंस मिल गया, 36 वोल्ट मिल गई, तो करंट की कुछ वैल्यू आएगी, है ना? उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट उनको सॉल्व करके आप बहुत सारे केसेस बना सकते हो कि अलग अलग रोज डिसाइड कर लो, अलग अलग नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, ये करोगे तो इसका ना फाइनली एक फॉर्मूला होता है। जो बेस्ट तरीका यही है कि उस फॉर्मूला को आप याद कर लो, क्योंकि नहीं तो अगर पेपर में आप करने लगोगे ना, तो ये क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा लेकिन टाइम खा जाएगा सारा आपका, और फिर हो सकता है गलत भी आ जाए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ऑप्शन डी दे देता कि ऑल द सेल्स शुड बी इन पैरेलल, तो हम अनमोल प्रीत इसको सही कर देते। हाँ, तो अभी ये जो है इसका क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर शुड बी इक्वल टू
n इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय m। ठीक है, यहाँ पर m है बच्चे नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ सेल इन ईच रो। तो ये एक रिलेशन है सिंपल सा। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल है, तो कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू एन आर बाई एम। ठीक है, एन आर बाई एम। तो यहाँ पर n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन ईच रो, m इज द नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज कि कितने रो होंगे और कितने सेल होंगे each हर एक रो में। तो कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कितना दे रखा है बच्चे, कैपिटल आर 12 ओम है ना, 12 वैल्यू रख देते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 2 डिवाइडेड बाय m, ये भी नहीं पता। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल गया कि m 12 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 2n। ठीक है, या फिर हम बोल देंगे कि भाई n इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ m, कि जितने रोज होंगे उससे 6 गुना सेल होंगे हर एक रो में। एक रिलेशन मिल गया। दूसरा n इंटू एम निकाल सकते भाई, नंबर ऑफ सेल इन ईच रो इंटू नंबर ऑफ रोज, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स के बराबर वैल्यू मिलनी चाहिए। n इंटू एम इज इक्वल टू 24, क्योंकि अगर मान लो 6 रो हैं और हर एक रो में 4 सेल हैं, तो 6 चौका 24, 6 4 जा 24। तो ऐसे मुझे पता है कि टोटल सेल्स के बराबर आना चाहिए। तो एक रिलेशन तो मुझे इस फॉर्मूला से मिला, और दूसरा मुझे टोटल नंबर ऑफ सेल वाले उससे मिल गया वैल्यू से। तो यहाँ से n इंटू एम इज 24, और n की वैल्यू क्या है बच्चे, n इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ m इंटू m इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से m स्क्वायर क्या है, m स्क्वायर इज इक्वल टू 24 बाई 6, दैट इज 24 बाई 6 क्या आ गया 4। तो m क्या आएगा, m इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ रोज क्या आ गया आपका 2। अगर नंबर ऑफ रोज 2 है तो नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो क्या आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ m। तो ये कितना आया 12। तो मेरे जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चे वो आएगा कि वी शुड अरेंज the 24 cells in 2 rows with 12 cells in each row। ठीक है, 2 रो आएंगी पैरेलल में और हर रो में 12 सेल्स होंगे। उस कंडीशन में बाहर वाला जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट में 12 ओम्स का, उसके थ्रू करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम। अगर करंट मैक्सिमम रहेगा तो पावर डिसिपेशन की बात करें तो पावर अवेलेबल या पावर यूज्ड बाय 12 ओम रेजिस्टर वो भी मैक्सिमम रहेगी, है ना। तो करंट उस केस में मैक्सिमम रहेगा, तो पावर भी, क्योंकि आई स्क्वायर आर होता है पावर। ठीक है, तो पावर मैक्सिमाइज करना हो या करंट मैक्सिमाइज करना हो तो हम यही रिलेशन यूज कर सकते हैं कि एन आर बाई एम इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है बच्चे, अनमोल प्रीत ये कर सकते हो बच्चे, आगे आगे से याद रख के ऐसे कर लोगे, यस सर। है ना। तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला है, बस ये याद रखना है, फिर अपने को दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, क्योंकि अगर आप केसेस करोगे ना कि यार 3 रोज 8 सेल्स को करके देखते हो तो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। एक क्वेश्चन है बट इसके टाइम ये 4 क्वेश्चन जितना ले जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द equivalent resistance across the terminals of source of EMF 24 volt for the circuit shown in the figure। इसके जो टर्मिनल्स हैं 24 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है उसके टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है बच्चे। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सोर्स ऑफ EMF 24 वोल्ट्स। मनीष चला गया क्लास से, क्या बोला था मनीष ने, मैंने तो सारा एक बार एक रेजिस्टेंस जला दिया था, तब स्कूल के सर ने बताया था। चलो ये अब मनीष तो चला गया, इस क्वेश्चन को पूछूंगा पहले, आप इसका सोल्व करते हैं आंसर, फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे रेजिस्टेंस जल क्यों जाता है, व्हाई समथिंग
बर्न्स आउट है ना। जैसे हमने आपने भी देखा होगा लैब में कि रेजिस्टेंस पे कभी बाहर से पावर सप्लाई जोड़ दो तो कई रेजिस्टेंस जल जाते हैं, फट जाएगा या तो ऐसे थोड़ा गर्म होगा बहुत ज्यादा फिर एकदम से ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट क्या करता है, क्रैक हो जाता है ना, ब्लास्ट तो थोड़ा ज्यादा वो क्रैक हो जाता है, क्रैक होकर टूट जाएगा रेजिस्टेंस। देखो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा जूम इन कर लिया, ये देखो 8 ओम और ये 8 ओम, ये क्या सीरीज में है कि पैरेलल में है एक दूसरे के साथ? ये पैरेलल, पैरेलल में। पैरेलल में है ना। देखो एक पॉइंट ये था, एक दूसरा पॉइंट, इन दोनों ग्रीन कलर के पॉइंट के बीच में दो रजिस्टर हैं, तो पहले इनको सॉल्व कर लो ताकि 2 से 1 हो जाए। 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में रहेंगे तो क्या आएगा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 4 आएगी। 4 आ जाएगा है ना। तो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इसको 4 ओम लिख सकते हैं। ठीक, अब मुझे बताओ ये ऊपर ये 10 ओम और ये 15 ओम ये पैरेलल में है कि सीरीज में? पैरेलल में। ये भी पैरेलल में है ना, बिकॉज ये दोनों सेम वोल्टेज के बीच में जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे बोल दें कि यार ये 6 यहाँ ना जुड़ के यहाँ जुड़ा होता तो आपको डायग्राम थोड़ा सुंदर सा लगता है ना। तो ये पैरेलल में है। 10 और 15 को करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 10 और 15 को करोगे तो 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, फिर इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों को 8 और 8 को पैरेलल में, 10 एंड 15 को पैरेलल में, ये आपका सर्किट ऐसा आ जाएगा। 8 और 8 रिप्लेस होके ये 4 ओम आ गया और वो 15 एंड 10 से 6 ओम आ गया। अब देखो ये 6 ओम और ये 4 ओम सीरीज में, लेफ्ट साइड वाला 6 ओम और 4 ओम ये भी सीरीज में, तो क्या करें दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया कि भाई बैटरी के अक्रॉस दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक 10 ओम का दूसरा भी 10 ओम का, दोनों किसमें? पैरेलल में। तो अब इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, दो रेजिस्टेंसेस 10 ओम के हैं और इनका जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है, तो क्या रेजिस्टेंस आएगा बच्चे फिर? 5 ओम। 5 ओम आएगा। 1/10 प्लस 1/10 तो क्या आएगा, इसको 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बोल दोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 2/10 इज इक्वल टू 1 बाय आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/2 तो 5 ओम। तो हम बोलेंगे बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस? ऑप्शन सी 5 ओम है ना। तो ये आसान था, बस इसको आपको ना स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए कि जितना सॉल्व हो जाए, या फिर कभी ऐसा लग रहा हो कि सॉल्व नहीं हो रहा है, ना पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है ना सीरीज बन रहा है, तो उस केस में आइडेंटिफाई करो कि कोई ना कोई पार्ट ना उस सर्किट का डेड होगा, कोई ना कोई कनेक्शन जो है ना उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, है ना। तो फिर उस केस में आपको इजीली यू कैन फाइंड आउट। और फिर भी नहीं हो रहा तो फिर किरचॉफ वोल्टेज लो तो है ही हमारे पास, लूप लो, उसके थ्रू आप ब्रांचेस में करंट को आइडेंटिफाई करके वैल्यूज को निकालो, I1 I2 I3 की वैल्यू निकल जाएगी फिर आपकी, ऐसे अलग अलग होंगे तो। ठीक है, तो हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है बिटवीन 0.5 बिटवीन पॉइंट ऑफ द बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस। अब देखो मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताओगे कि कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी चीज सर्किट के अंदर बर्न क्यों हो जाती है, सर्किट के अंदर कोई चीज जल क्यों जाती है, मुझे ये बताओ। जैसे एक सर्किट है, आपने कोई उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया या कोई भी चीज जोड़ दी तो वो जल क्यों जाती है? अब देखा होगा नॉर्मली भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, कई चीज जल जाती है चलते चलते, ऐसा क्यों होता है? ज्यादा करंट पास होने की वजह से। ज्यादा करंट पास होने की वजह से, अच्छा हो सकता है। हाई वोल्टेज के सर। हाँ हो सकता है ये भी। और बताओ। दोनों पार्शियली करेक्ट हो आप, अनमोल भी और कमलप्रीत भी। देखो आपने आपने कैसे कोरिलेट किया, कभी कभी हमारे घरों पे वोल्टेजेस बहुत ज्यादा आ जाती हैं तो एकदम से पंखा खराब हो गया, एकदम से लाइट खराब हो गई, ऐसा ऐसा आपने इमेजिन किया होगा, तभी आप बोले ना कि हाई वोल्टेज से या ज्यादा करंट से, राइट। तो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट क्या होता है? पावर, है ना। और हर एक डिवाइस एक पावर रेटेड डिवाइस होता है, जैसे बल्ब है 100 वॉट का हो गया, पंखा है 70 वॉट का हो गया, है ना। तो हर एक अप्लायंस का उसका पावर रेटिंग होता है। तो पावर रेटिंग इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि जब वो अपने नॉर्मल ऑपरेशन में होगा तो जो उसकी वजह से हीट जनरेट होगी वो अपने एनवायरनमेंट में उसको आराम से छोड़ सके, है ना। जैसे मान लो आपके सीलिंग फैन है, आपके घर का पंखा है, राइट, उसकी पावर डिसिपेशन की एक कैपेसिटी है, जो उसके अंदर की कॉइल है और वो है, तो उसकी एक पावर डिसिपेशन की एक अपनी एक कैपेसिटी है। अगर उससे ज्यादा पावर आपने उसको कुछ
टाइम तक सप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, उसके अंदर हीट बिल्टअप होगा जिसको वो सराउंडिंग्स में छोड़ नहीं पाएगा, और एज ए रिजल्ट वो खुद ही मेल्ट कर जाएगा या बर्न हो जाएगा, है ना। जैसे मनीष आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे बेटा हम, कि आपने बोला था ना कि रेजिस्टेंस जल गया था जब आपने लैब में किया, है ना। तो जलता क्यों है कोई कोई भी चीज? देखो मान लो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की बात कर लो, एक एक्स ये रजिस्टर था जिसके दो टर्मिनल थे, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो आपने क्या किया यार, आप इसको करंट दे रहे हो, आई करंट दिया आपने वी वोल्टेज पे, तो इसके अंदर पावर कितनी गई, वी आई, वी आई के बराबर पावर गई। अब इसको ये पावर जब ये कंज्यूम कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी ये है इसको एज ए हीट सराउंडिंग को डिसिपेट करनी पड़ेगी। अगर ये पावर आपने एक इसकी एक कैपेसिटी है हीट को रिजेक्ट करने की सराउंडिंग में, है ना, ड्यू टू सरफेस एरिया एंड ऑल, आपने 11th में पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया बढ़ता है तो हीट डिसिपेशन कैपेसिटी बढ़ती है, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है तो बढ़ेगी, है ना। तो उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, क्योंकि साइज पे भी और बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर भी ज्यादा हो सकता है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे वी कैन नॉट इजीली रिजेक्ट हीट, तो ज्यादा अगर ठंडा टेम्परेचर होगा तो इजीली हीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा कि जब ये पावर इसकी एक्सीड कर जाएगी, है ना, एक लिमिट आएगी जिससे ज्यादा पावर आपने उसको दी, तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, तो बढ़ेगा तो फिर अल्टीमेटली जल जाएगा। तो कोई भी चीज जलने से पहले गर्म होती है ना। जैसे आपने भी देखा होगा कोई अप्लायंस आपने आपके घर वालों ने, या जब भी कभी कोई चीज जलने वाली होती है या खराब होने वाली होती है, ऐसा ऐसे नहीं कहते बहुत गर्म हो गई कभी खराब ना हो जाए, ऐसा देखा है ना। जैसे मान लो बाइक है, बाइक का इंजन अरे बहुत गर्म हो गया कभी ये खराब ना हो जाए, या कोई मोटर चल रही थी, आपने मिक्सर ग्राइंडर आप चला रहे हो, तो आपने ऐसे हाथ लगा के देखा है तो बहुत गर्म है कभी खराब ना हो जाए। तो खराब होने से पहले चीज क्या करती है, हीट होती है। तो जो अल्टीमेट डैमेज होता है जैसे रेजिस्टेंस का हो गया या बल्ब का हो गया, पंखा खराब हुआ, दैट इज ड्यू टू हीट ओनली, है ना। तो हीट अगर रिजेक्ट होता जा रहा है तो खराब नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल आपको बताता हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपने सुना है बच्चों, एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर, यस सर। यस तो सर। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना। तो मोस्टली हमारे पास कौन से रिएक्टर है, न्यूक्लियर फिजन, फिजन वाले रिएक्टर्स हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका डीके होता रहेगा, मान लो ये आपका एक बॉक्स है न्यूक्लियर फ्यूल का, यहाँ पे डीके होता रहेगा, रेडियो एक्टिव डीके होता रहेगा। तो रेडियो एक्टिव डीके होगा तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा उधर का। तो इस टेम्परेचर राइज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आसपास इसके चारों तरफ क्या करने वाले हैं, हम ठंडे पानी को फ्लो कराते रहेंगे, है ना, पानी को फ्लो कराते रहेंगे चैनल्स के थ्रू, बहुत ऐसे मोटे मोटे पाइपें होंगी, ट्यूब्स होती हैं, तो उनके थ्रू ठंडा पानी फ्लो करता रहेगा। तो जितनी हीट जनरेट इधर हो रही है, जितनी भी हीट इधर जनरेट हो रही है, उस हीट को हम पानी के साथ बाहर ले जाते हैं और फिर उससे टरबाइन यूज चलाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम सोचो कि पानी का फ्लो रोक दे तो क्या होगा, जब तक ये पानी फ्लो करता रहेगा ना तो इसका एक टेम्परेचर फिक्स वैल्यू पर रहेगा, क्योंकि जितनी हीट बन रही थी पानी उसको लेके जा रहा था अपने साथ, फिर बाद में ठंडा होकर पानी दोबारा वापस आ रहा है। तो अगर मान लो पानी का फ्लो रुक जाए तो क्या होगा, जो हीट बिल्टअप हो रही है वो जुड़ती जाएगी, और जैसे जैसे हीट जुड़ती जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और फिर ऐसे क्या होगा, फिर ये अगर ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है। तो अभी इसीलिए ऐसी हिस्ट्री में हुए भी हैं पहले, कि जब हीट डिसिपेशन को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो चीजें डैमेज हो जाती हैं। तो जैसे पानी रुक गया तो कोर जो था, न्यूक्लियर जो फ्यूल था, इसके पास जो हीट बन रही थी वो वहीं कंटेंट हो गई, उसको दूर नहीं ले जाया जा पाया, तो उसी का कोर का टेम्परेचर ही बढ़ने लग गया, और उसकी वजह से आपका न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो चुके हैं हिस्ट्री में, 2-4 बार ऐसा हो चुका है ना। चर्नोबिल आइलैंड एक इंसिडेंट था ऐसा, जैसा मुझे याद आ रहा है, यूट्यूब पे कभी देखोगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या जाता है एक्सीडेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते बेटा, फिर आपको छोड़ देंगे, इसको छोड़ो, ये कर दो, ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। डायमीटर को हाफ कर दिया गया तो व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, इफ यू रिड्यूस द डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। वायर को आप सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री एज्यूम करेंगे, है ना, जब तक मेंशन ना किया गया हो, अगर कुछ और बोल दे एग्जामिनर तो वो एज्यूम कर लेंगे, नहीं तो सिलेंड्रिकल एज्यूम करेंगे।
क्या आएगा बच्चे इसका आंसर? डी डायमीटर हाफ हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टू एरिया? अगर डी डैश बोले, डी डैश बिकम्स डी बाई 2, तो एरिया क्या हो जाएगा? ए डैश विल बी पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर क्या आ गया? डी बाई 2 है, रख दो डी डैश की वैल्यू डी बाई 2 स्क्वायर, तो एरिया विल बिकम एज ए बाय 4, एरिया 1/4 हो जाएगा। और एरिया 1/4 हो गया तो व्हाट विल हैपन टू लेंथ बच्चे? वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, या फिर A इंटू L इज इक्वल टू A डैश इंटू L डैश, तो L डैश विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। और हमें रेजिस्टेंस पता है R क्या होता है? रो L बाय A होता है, तो R डैश क्या हो जाएगा? रो L डैश बाय A डैश। L डैश क्या है? 4 टाइम्स ऑफ L, और एरिया क्या है? A बाय 4, ये आपका कितना हो गया? 16 इंटू रो L बाय A, तो R डैश क्या हो गया? R डैश विल बी 16 टाइम्स ऑफ R, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? 16 टाइम्स हो गया। तो आपने जब डायमीटर को हाफ कर दिया इनिशियल वैल्यू का, तो रेजिस्टेंस बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो अगर एरिया के टर्म्स में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एरिया के टर्म्स में अगर एरिया को हाफ कर दिया जाएगा तो लेंथ फिर 2 टाइम्स होगी, एरिया हाफ होएगा तो लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी, तो उस केस में आपका जनरली आंसर क्या आता है? 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। बट यहाँ पे क्योंकि आपने डायमीटर को हाफ किया है, तो फिर एरिया क्या कर दिया आपने? 1/4 कर दिया, 1/4 किया एरिया, तो लेंथ 4 टाइम्स हो गई, लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, तो देन द रेजिस्टेंस बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। आया समझ? यस। ये क्वेश्चन और कर दो बस, फिर छोड़ देंगे आप। ये क्वेश्चन और कर दो, क्वेश्चन नंबर 9। द करंट थ्रू 2 ohm resistor when the variable resistor R becomes 8 ohm। तो आपको करंट थ्रू 2 ohm resistor बताना है, कितना करंट फ्लो करेगा। What will be the current flowing through this 2 ohm का रेजिस्टेंस? इसके थ्रू आपकी क्या वैल्यू रहेगी? देखो 2 ohm के रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वायर जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है? कनेक्ट कंडक्टिंग वायर है ना। तो मुझे बताओ कि अगर 2 ohm के रेजिस्टर के पैरेलल में आपने कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या हुआ कि जीरो रेजिस्टेंस, तो क्या फिर 2 ohm के थ्रू कोई करंट फ्लो करेगा? नो सर। नहीं करेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा बच्चे? क्योंकि उसको जीरो रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जीरो रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया है, तो फिर वो क्यों जाएंगे? जहाँ पे थोड़ा भी रेजिस्टेंस होगा उसके थ्रू जाएंगे ही नहीं, तो क्या होगा? सारा का सारा करंट किधर से फ्लो कर जाएगा? कंडक्टिंग वायर के थ्रू। तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग, है ना। सॉर्ट कर दिया आपने, आपने 2 ohm के रेजिस्टर को सॉर्ट कर दिया, यानी कि आपने डायरेक्टली एक इजियर पाथ प्रोवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को। तो फिर नो, जो मर्जी होता रहे, ये आर की वैल्यू कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो आपका 2 ohm के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आर की वैल्यू चाहे 8 ohm रहे, 2 ohm रहे, 5 रहे, कोई मैटर नहीं करता। हमारा आंसर क्या आएगा फिर? व्हाट इज द राइट आंसर? 0। 0, डी, है ना, कि कोई भी करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, चलो। तो इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखा है, वो वीडियो देखा आप लोगों ने? वीडियो सॉल्यूशन किसी ने देखा है? हाफ देखा था सर। तो मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उसमें आपके बचे हुए क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे आपको, आप उनको करना क्लास के बाद। ठीक है, और एक हैबिट बना लो कि जैसे अब आपके लिए वीडियो सॉल्यूशंस रिकॉर्ड होके आ रहे हैं, तो टेस्ट आपने दिया, टेस्ट देने के बाद उसको देखो, वीडियो को देखो,
चाहे पूरा मत देखो, जो आपका सही है उसको छोड़ दो, जो आपको सही नहीं हुआ, जो आपके क्वेश्चन में गलती हुई उसका वीडियो देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और जैसे ही एग्जाम दिया संडे को तो आपको वीडियो मिलता नहीं है, वीडियो मिलता है ट्यूसडे तक ना, तो जैसी वीडियो आए ट्यूसडे को अवेलेबल हुआ वीडियो आपने देख लिया और उसी टाइम उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो उसी टाइम जो आपको दिक्कतें आई थी एग्जाम में उन सबको वहीं पे करेक्ट कर लिया और फिर आगे बढ़ गए नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। तो ऐसा करो अभी आप। अब इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे का वहां पे आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बचा हुआ सॉल्यूशन आप वहां से कर लेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में थोड़े बहुत मैं भी करा दूंगा, ठीक है जी। तो अब आपकी क्लास यहाँ पे खत्म कर रहे हैं बच्चे, कोई डाउट अगर बच गया है तो आप वो पूछ लीजिए, अदर